हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट के अपने टॉपिक वर्क कर्व और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है दोनों टॉपिक और इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्क कर्व हमारा प्रीवियस वीडियो से छूटा हुआ पार्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे और एनर्जी मैनेजमेंट हमारा न्यू टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको चेक कर ले सो दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं वर्क कर्व के बारे में। वर्क कर्व कार्य और समय को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो कितने समय में हो रहा है, किस एनर्जी से हो रहा है, ये सारी चीजें शो करने के लिए वर्क कर्व का यूज किया जाता है। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो कार्य वक्र कहेंगे हम इसको। प्रत्येक गृहिणी की कार्य क्षमता व कार्य का तरीका अलग अलग होता है। हर इंसान का पैटर्न अलग होता है काम करने का और एनर्जी लेवल भी अलग होता है क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। वर्क कर्व या फिर कहें कार्य वक्र गृहिणी की क्षमता व कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। मतलब जो वुमेन है, चाहे तो वो लेडी हो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, जो भी वर्क कर रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसका एटीट्यूड क्या है वर्क करने के लिए, उसका नेचर कैसा है वर्क करने के लिए। कोई व्यक्ति होता है बहुत स्लो वर्क करता है, उसको वर्क करने में बहुत बॉर्डम फील होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एनर्जेटिक तरीके से वर्क करते हैं। अगर किसी को सब्जी बनानी है तो ये टास्क किसी के लिए 15 मिनट का है और किसी के लिए हाफ एन आवर या 1 आवर तक के लिए हो सकता है। तो इसी हिसाब से हमारा वर्क कर्व जो है वो प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होता है। मतलब ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। वर्क कर्व टाइम और वर्क में जो बैलेंस है वो बिठाने के लिए हेल्पफुल है। यानी कि आपका वर्क कर्व आपके टाइम मैनेजमेंट और आपके वर्क मैनेजमेंट दोनों में बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल होता है। आइए देखते हैं कि वर्क कर्व होता क्या है और कैसा दिखता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ तो हमारा वर्क आउटपुट है, मतलब व्यक्ति कितना काम कर रहा है, और यहाँ हमारा ये टाइमलाइन शो कर रही है हमारा टाइम यानी कि समय। उस व्यक्ति को इतना काम करने के लिए कितना समय लग रहा है या फिर जो उसके अर्ली मॉर्निंग जगने से लेकर और उसके सोने तक का जितना भी टाइम पीरियड है उसमें वो किस तरीके से एनर्जेटिक है और किस तरीके से अपना आउटपुट दे रहा है अपने वर्क का। जैसे कि एक व्यक्ति सुबह जैसे 6 बजे एक लेडी जगी और जगने के बाद उसका एनर्जी का लेवल यहाँ था, यानी कि मिडल, ना वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और ना ही वो स्लो डाउन है, यानी कि ना ही वो सुस्त है। तो उसके बाद उसने काम किया, काम करने के बाद में आपका सुबह का नाश्ता हुआ, हाउस होल्ड चोर्स हुए, सारे काम फिनिश करने के बाद में अगर देखा जाए तो 9 से 10 बजे के बीच में लेडी को एक गैप चाहिए होता है। एक टी गैप होना चाहिए या ब्रेकफास्ट गैप होना चाहिए, एक रेस्ट पीरियड होना चाहिए। तो ये मॉर्निंग प्लेट्यू की स्टेज आ जाती है जहां पर लेडी जो है या फिर जो भी पर्सन है वो थकावट महसूस करने लगता है और एक ब्रेक चाहिए होता है जिससे कि वो रिफ्रेश हो सके और अपने आगे के कामों को रीस्टार्ट कर सके। तो ये हमारी हो जाती है प्लेट्यू की स्टेज। फिर उसके बाद अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं और अगर आपने रेगुलर वर्क किया है तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लगता है। आपके एनर्जी लेवल बढ़ रहा था सुबह, धीरे धीरे आपने सुबह चाय ली, नाश्ता लिया, उसके बाद आपने वर्क किया, फिर उसके बाद एक प्लेट्यू की स्टेज आई जब आप बहुत थक गए काम करते करते, फिर उसके बाद आपकी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। फिर उसके बाद ये होता है आपका लंच का टाइम, यानी कि ब्रेक, जो आपका दोपहर के खाने का टाइम होता है, जो आराम का टाइम होता है। तो इस समय क्या होता है कि आपकी एनर्जी, अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और अगर आप रेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होने लगती है और आगे के काम के लिए, वर्क करने के लिए आपको हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद होता है कि दोपहर के काम के बाद में फिर से आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी सारी प्लेट्यू की स्टेज होती है जहां पर आप एनर्जी गेन कर रहे हैं या फिर आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी रीस्टार्ट हो जाता है वर्किंग, और फिर आपके पास एक पीक पे आके बहुत काम होता है। इस पीक लेवल पर हर एक का पूरे दिन में एक पीक लेवल होता है। तो इसी तरीके से लेडी के पास एक पीक टाइम होता है जहां हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम चाहिए आपको। तो ये आपका
वो स्टेज आ जाती है। फिर उसके बाद अगेन बहुत ज्यादा काम करने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, वर्क आउटपुट आपका कम होने लगता है क्योंकि आप थक जाते हैं और आपकी एनर्जी जो है वो सारी फिनिश हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क कर्व होता है जो बताता है कि आपकी कब प्लेट्यू की स्टेज आती है, कब लेडी जो है वो अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रही है जहां पर उसकी एनर्जी हाई लेवल पर है, और कब वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है जहां उसको रेस्ट की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा वर्क कर्व काम करता है AM टू PM, यानी कि सुबह से लेकर रात तक का जो आपका काम होता है। इसमें हमारे कई चीजें वर्क करती हैं, मतलब इसमें कई टर्म्स यूज हुए हैं हमारे जो वर्क कर्व होता है इसके अंदर। जैसे कि पहला है हमारा पीक लोड। पीक लोड यानी कि कौन सी स्टेज? ये वाली स्टेज जहां पर महिला पर सबसे ज्यादा काम था, ये वाली स्टेज जहां पर वो उसकी प्लेट्यू की स्टेज आ गई, इतना ज्यादा काम था कि वो थक चुकी थी। तो ये हमारा पीक लोड होता है जिस समय हमारे पास सबसे ज्यादा काम होता है और हमारे मतलब हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रही होती है। फिर होता है बैलेंस ऑफ टाइम। जब पीक ऑफ लोड होता है, पीक लोड होता है, तो हमारी लेडी क्या करती है या फिर कोई पर्सन क्या करता है कि वो उसको बैलेंस करने के लिए काम करता है कि किस तरीके से मैं अपने काम को और अपनी एनर्जी को इस तरीके से मेंटेन करूं कि मैं अपनी सारी चीजों को कंप्लीटली अच्छे से कर पाऊं। तो क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देती है बैलेंसिंग अपने वर्क में, अपने रेस्ट में और अपने एंटरटेनमेंट में। तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ वर्क करोगे, रेस्ट नहीं करोगे और आप एंटरटेनमेंट नहीं करोगे तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगी और बहुत ज्यादा फटीग होने लगेगी। और जब इन तीनों चीजों में हमारा बैलेंस हो जाता है, वर्क में, रेस्ट में और एंटरटेनमेंट में, तो हमारी लाइफ में बैलेंस शुरू हो जाता है और ये जो पीक लोड है वो हमको ज्यादा बर्डन नहीं देता है, ज्यादा फटीग नहीं देता। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आता है हमारा रेस्ट पीरियड। मतलब हमारा रेस्ट पीरियड कौन सा रखा है हमने? कहीं हम सुबह जगते ही बैठ तो नहीं जाते कि हम 2-3 घंटे चाय पियेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, आराम से काम करेंगे, तो वो रेस्ट पीरियड गलत है। बल्कि हमें क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग हम जगे हैं, वी हैव स्टोर्ड एनर्जी, तो हम अपनी उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेंगे, सुबह जल्दी जगकर काम करेंगे, उसके बाद में हम रेस्ट पीरियड लेंगे अपना। फिर उसके बाद में जब हम लंच बनाएंगे तो फिर से हाई पीक लेवल पे हमारा काम होगा। उसके बाद फिर हम शाम को ब्रेक लेंगे, फिर हमारा जब डिनर का टाइम होगा तब हम पीक लेवल पे वर्क करेंगे, उसके बाद हमारा रेस्ट पीरियड होगा। तो रेस्ट पीरियड किस तरीके से लेडी ने सेट किया हुआ है ये भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है डवटेलिंग। डवटेलिंग इंपॉर्टेंट आपका टर्म है जो कि आपको या तो LT ग्रेड में पूछा गया था या फिर किसी TGT PGT के एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि मुझे ये याद है बहुत अच्छे से, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। डवटेलिंग क्या होता है, इस तरीके से उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, तो डवटेलिंग आपको याद रखना है। डवटेलिंग ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है कि एक साथ महिला बहुत सारे कामों को करती है जिससे कि आपकी जो काम है वो जल्दी होने लगते हैं। जैसे कि आपके पास अगर वॉशिंग मशीन है तो लेडी क्या करेंगी कि उसमें आप एक साइड आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े चला दिए उन्होंने और दूसरी साइड आप अपने यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हो या फिर आप खाना बना रहे हो और आपके पास मॉपर है तो आप मॉपर से पोछा लगा रहे हो, आप बैठकर जो पोछा होता है जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उससे नहीं लगा रहे। तो ये होते हैं हमारे डवटेलिंग, मतलब हमको किस तरीके से अपने काम को मैनेज करना है ये हमारे हाथ में होता है। हो सकता है कि आप चाय बनाते बनाते आप सब्जी को भी काट कर रख दो, ये सारी चीजें डवटेलिंग के अंदर आती हैं जो कि आपके रेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। हर लेडी को अपने पूरे दिन के जो काम जिस तरीके से किया उसका इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे उसको पता चले कि आज हमने जिस तरीके से काम किया वो बेनिफिशियल है या नहीं है। क्योंकि सिर्फ हमारा मोटिव काम करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम खुद को भी टाइम दें, हम खुद भी रेस्ट करें और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को चीजों से प्रोड्यूस कर पाए अपना। अगर हमारा टाइम है तो हम टाइम को इस तरीके से यूज करें कि हम उनसे कुछ रिप्रोडक्टिव या फिर कुछ प्रोडक्टिव कुछ हम उससे गेन कर सकें।
तो मूल्यांकन की जो कमियां होती हैं उनको जांचने के लिए गैंट चार्ट का यूज किया जाता है। मतलब जब हम अपनी चीजों को मूल्यांकित करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई हमने सही काम किया नहीं किया, पूरा दिन किस तरीके से बिजी रहा, कि हमने या फिर हमने अपने खुद के लिए भी टाइम निकाला, हमने अपनी हॉबीज के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला, तो हम इन चीजों को चेक करते हैं थ्रू गैंट चार्ट। तो आपको ये टर्म याद रखना है। इस स्लाइड में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो गैंट चार्ट और दूसरा है हमारा डवटेलिंग। तो गैंट चार्ट में हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका समय का, आपका जो टाइम है, आपका जो रेस्ट का टाइम है और आपके ये एनर्जी है, इन सारी चीजों में बैलेंस बनाने के लिए इसमें मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपका, अगर आपने एक्सेल शीट पर काम किया हो तो आपने देखा है वो चार्ट किस तरीके का होता है। देखिए इस तरीके से आपका एक चार्ट जैसा होता है। ये आपका क्लिप आर्ट में है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके का चार्ट जैसा होता है, जिसमें आपका टाइम प्लान्ड, और फिर उसके बाद है आपका वर्क कंप्लीटेड। आपने जो आपने सोचा था कि हम ये काम कर लेंगे, तो वो वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं, उसमें से कितना वर्क पोस्टपोन्ड हो गया, कितना इनकम्प्लीट रह गया, और कितना हमारा अनप्लान्ड वर्क हमने किया या फिर हम नहीं कर पाए, जिसकी हमने सिर्फ प्लानिंग की। तो इस तरीके से हमारा एक गैंट चार्ट बनाया जाता है। ये चार्ट हम हाउस होल्ड वर्क में भी बनाते हैं, और हमारा ऑफिशियल वर्क होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं तो भी अपनी डेली अपडेट के लिए हम इसको बनाते हैं। तो गैंट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मूल्यांकन के लिए, कि हमारा कार्य, जो प्रतिदिन का कार्य है, वो कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस पर बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी यानी कि ऊर्जा व्यवस्थापन अन्य व्यवस्थापन से भिन्न होता है और कठिन होता है। हमारा एनर्जी का मैनेजमेंट बाकी जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं, जैसे टाइम का है, आपका मनी का है, इनसे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट और डिफरेंट होता है। ये हर पर्सन की लाइफ साइकिल में और उसकी स्टेज में डिफरेंट होता है। मतलब आपकी हर लाइफ की स्टेज जब चेंज होती है तो आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। जब आपकी लाइफ बिगनिंग होती है, यानी कि आपकी प्रारंभिक चरण चल रहा होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ चल रही होती है, तो उस टाइम पे आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप सारी चीजों को सेट कर रहे हैं अपनी फैमिली को अपने अकॉर्डिंग। और जबकि आपकी लाइफ संकुचन पे जाती है, यानी कि आप जब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं, एम्प्टीनेस पे पहुंच जाते हैं, तब वहां पर आपको एनर्जी की कम जरूरत है। आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि आप फर्दर प्रोडक्टिव होने के लिए कोई वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास जो है आप वही चीजें यूज करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उसको वहां पर जी रहे होते हैं। तो संकुचन की अवस्था में आपको ऊर्जा की आवश्यकता कंपैरेटिवली कम होती है। घर के विभिन्न कार्य होते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका मानसिक कार्य है, दर्शनीय प्रयास है, यानी कि आपका और आपका व्यक्तिगत प्रयास, यानी कि आपके पर्सनल एफर्ट्स क्या हैं, आपके जो थॉट वाले एफर्ट्स क्या हैं, कि आप कितना सोचकर काम कर रहे हैं, कितना आप मानसिक कार्य कर रहे हैं। हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं तो ऑल्दो यू आर नॉट वर्किंग बाय योर बॉडी, आप फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप एक्टिव हैं, मेंटली एक्टिव हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। कार्य दक्षता या फिर ऊर्जा उपयोग के कार्य क्षमता, या फिर हम कहें कि ऊर्जा उपयोग के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमारी कितनी एनर्जी चाहिए, इसके बेसिस पर हम काम की जो लिस्ट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइट वर्क, यानी कि हल्के कार्य, मॉडरेट वर्क यानी कि मध्यम कार्य, और तीसरा है हमारा हैवी वर्क, यानी कि इसमें हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो हमारे हो जाएंगे हैवी वर्क। लाइट वर्क जैसे कि हमारी सिलाई हो गई, धुलाई जैसे बर्तन धुलना, कपड़े धुलाई नहीं बट बर्तनों को साफ करना, और डस्टिंग, इस तरह की चीजें हमारी लाइट वर्क में आती हैं। मॉडरेट वर्क में आती हैं आटा गूंदना, इस्त्री करना या फिर कपड़े सुखाना, ये हमारे मॉडरेट वर्क में आते हैं। इनमें हमें कंपैरेटिवली मीडियम एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। हैवी वर्क जैसे कि बिस्तर लगाना, अब आप बेडिंग करेंगे तो आपको एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए। पोछा लगाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। बच्चों को संभालना है, बच्चों की केयरिंग करनी है, उनके लिए फूड प्रिपेयर करना, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दिलाना, ये सारी चीजों में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब व्यक्ति सामान्य से अधिक कार्य करता है तो ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। सामान्य इसे थकान कहते हैं। जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करते हैं, रेगुलर वर्क करते रहते हैं, रेस्ट पीरियड का ध्यान नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में थकान होने लगती है, और इस थकान के कारण हमारी बॉडी में काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। थकान क्या होती है, या फिर जिसे हम इंग्लिश में फटीग कहते हैं, ये क्या है?
थकान होने पर कार्य को रोक देना चाहिए। सबसे पहली बात तो थकान, जब भी हमें काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम काम करने के लिए सक्षम नहीं है और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है, तो एक पीक लेवल पर आकर हमें रेस्ट पीरियड अपना निकाल लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे काम को हम रोक देंगे तो हमारी बॉडी में जो थकान हो रही है, जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और हमारी बॉडी एनर्जी रिगेन करना शुरू कर देगी। क्योंकि पहले इससे कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी कार्य की क्षमता पर भी हमें प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम थकान होते हुए काम करेंगे तो ना केवल हमारी वर्क की क्वालिटी खराब होगी कि हम बेकार सा काम करेंगे, हमारा मन नहीं लग रहा है, हम थक गए फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारी उसकी क्वालिटी तो खराब होगी ही होगी, साथ में ही हमारी कैपेबिलिटी है वो भी कम होने लगेंगी। तो इसीलिए हमें थकान होते ही हमें काम करना कम कर देना चाहिए, या फिर बहुत अच्छा होगा कि अगर हम काम करना बंद ही कर देते हैं। तो थकान को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज, या फिर मतलब किन कारणों से हमें थकान हो सकती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल रीजंस और इंटरनल रीजंस। एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कारक, जो हमारी बॉडी में बाहर के कारणों से हमारे को थकान होती है, जैसे कि कार्य करने की क्या परिस्थितियां हैं। हो सकता है कि हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें वो मजा नहीं आ रहा है वो काम करने में, इसलिए हमने वो जॉब छोड़ दी। हमने उस स्कूल में वहां पढ़ाते थे, वहां से हमने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो मजा नहीं आ रहा था, हमें बहुत थकान सी होने लगती थी, मानसिक तनाव होने लगता था। फिर है कार्य स्थिति का वातावरण, मतलब जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वो आपकी नेगेटिव एनर्जी से है या पॉजिटिव एनर्जी से किस तरीके से डील करती है, वहां पे फ्रेश एयर है या नहीं, प्योर लाइट आती है या नहीं, या सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट पर डिपेंडेंट है पूरा रूम। तो इस पर भी आपकी थकान का कारण निर्भर करता है। फिर है अत्यधिक उत्साह, मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज के लिए, फिर एकदम हाई लेवल पर एक्साइटेड हो जाते हैं तो फिर जल्दी थक जाते हैं। तो थकान का ये भी एक एक्सटर्नल रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद है कार्य पर ध्यान केंद्रित ना हो पाना, मतलब आपका काम ही में ध्यान ही नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद आपके जो आपका कार्यस्थल है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर रोशनी प्रॉपर नहीं है तो आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ेगा, काम करेंगे आपकी बॉडी जल्दी थकने लगेगी। फिर उसके बाद है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है आपका जो वर्किंग प्लेस है, जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये एक्सटर्नल रीजन थकान का हो सकता है। फिर हो सकता है कि आपका जो जगह है वो ही प्रॉपर ठीक नहीं है, मतलब आपका स्कूल जो है वो बिल्कुल जो ट्रेन निकल रही है वहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर आ रहा है, या फिर बगल में मैरिज होम है तो वहां पर गाने बज रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें भी हमें थकान का कारण बनती हैं। फिर उसका जो आपका फर्नीचर है उसके डायमेंशंस ठीक ना हो, कि आप जिस पर बैठे हुए हैं आपके पैर इतने बड़े हैं कि आपके पैर टेबल में से ऊपर टकरा रहे हैं चेयर से, है ना, या फिर आपकी चेयर इतनी ऊंची है कि आपके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपका फर्नीचर भी आपको थकान दे सकता है, जो कि एक्सटर्नल रीजन है। फिर है शारीरिक स्थिति व आसन कार्य करते समय किस तरीके से आप बैठे हुए हैं, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है बैठने का, वो भी आपको थकान देता है। फिर उसके बाद है व्यक्ति का जो पीक लोड टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो भी आपको एक्सटर्नल थकान होने लगती है। उसके बाद में आपके जो काम है उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं, वो बहुत ज्यादा हैवी वर्क तो नहीं है, आपकी क्षमता से बाहर है, तो भी आपको थकान होने लगती है। ये आपके एक्सटर्नल रीजंस थे। फिर हम आपके आते हैं आंतरिक कारण या फिर इंटरनल रीजंस, जैसे कि बीमारियों से ग्रसित होना। कोई व्यक्ति अगर अंदर से बीमार है ऑलरेडी तो वो कैसे काम करेगा, उसको थकान होना लाजमी है। फिर उसके बाद है शारीरिक परेशानियां, जैसे कि आपकी जो ड्रेस है वो बहुत हैवी है और इतनी भारी है कि आप उससे काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई हार्ट डिजीज हो रही है, या फिर एक रीजन हो सकता है कि जैसे कोविड के टाइम पर क्या हो जाता है कि जो लोग रिकवर भी कर जाते हैं और वापस वो बैक टू वर्क जाते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी पावर लो हो जाती है, उनके अंदर इतनी कमजोरी होती है कि वो काम नहीं कर सकते, तो उससे क्या होगी, उनको थकान होगी। अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में पेन है, जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, या फिर आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो भी आपको थकान होने लगेगी। या फिर आपकी बॉडी में कहीं भी कमजोरी है तो आपको जल्दी थकान होने लगेगी। आप अगर बहुत ज्यादा तक खड़े रहेंगे, खड़ी अवस्था में रहेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, तो भी आपको थकान जल्दी होने लगेगी।
अगर आपको कोई काम करने गए हैं और आपको उस काम करने का तरीका नहीं पता है तो आपको जल्दी थकान होने लगेगी। ये आपके इंटरनल रीजन है, आपकी बॉडी अंदर से मना कर रही है, आप मेंटली थक रहे हो कि भाई आता है नहीं, क्या करें कैसे करें, ये चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। फिर उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपको जल्दी थकान होने लगेगी। अगर आपके गोल्स को आप क्लियर नहीं है, जैसे कि आप किसी आपका बच्चा करना चाहता था आपका बच्चा करना चाहता था ड्राइंग एंड पेंटिंग में बीए, जहाँ पे वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, और बल्कि आपने उसे भेज दिया क्या करने, आपने बीटेक करने उसको भेज दिया। तो अगर आप उस बच्चे को कहेंगे कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करो, आप बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आओ, तो वो नहीं लेकर आएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस वर्क में। वो क्लास में जाएगा, उसे वहां थकान होने लगेगी क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से भी आपका इंटरनल रीजन आपकी थकान का कारण हो सकता है। आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसको बीटेक नहीं करना है, वो उसका लक्ष्य नहीं है, वो तो क्योंकि आपने भेजा इसीलिए बच्चा कर रहा है। उसको डॉक्टर नहीं बनना है, उसको तो आर्टिस्ट बनना है। तो इस तरीके से अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट ना हो, फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा हो, तो भी आपको थकान होने लगती है। फिर है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी काम के लिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, उससे पहले आपका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है, तो भी आपको जल्दी थकान होने लगेगी, अरे भैया हम कर ही नहीं सकते, ये वाली चीज हो जाती है। फिर है आपको उस कार्य के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि ये क्या बेनिफिशियल है या नहीं मेरे लिए, ये किस तरीके से काम करेगा। तो ये भी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं हमारे आंतरिक जो थकान होती है। कारण एक ये भी हो सकता है। और आपका एक इमोशनल स्ट्रेस, जो कि दिखता नहीं है बट होता बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आप बहुत चीजों से बैकआउट कर जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं। ये एक आपका आंतरिक और मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है थकान का, या फिर किसी भी आपकी नेगेटिव एक्टिविटी का। तो इस तरीके से हमने देखा एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे अपनी एनर्जी और मनी मैनेजमेंट के जो आगे की वीडियोस हैं उनमें इन्हीं के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना होम मैनेजमेंट का, उसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपके जो कमेंट्स हैं वो बताते हैं कि आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, हमारा तरीका ठीक है या नहीं, आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। तो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, और साथ में ही हमें ये इंश्योर करते हैं कि यस वी आर गोइंग ऑन अ राइट वे, कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो बस मैं यही कहूंगी, अगर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस। Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.